नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों का लेंस निकालते हैं और खबरदार को खबरों के लेंस से देख लेते हैं और फिर बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप विश्लेषण करेंगे। आज की सबसे जरूरी और बड़ा संदेश देने वाली खबर यह है कि वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का हवाई संदेश। आज वायुसेना प्रमुख ने वेस्टर्न एयर कमांड का दौरा किया और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को खुद उड़ाया। इससे वायुसेना के हौसले बुलंद हैं और हमारे वायुवीरों के मन में लद्दाख से चीन को खदेड़ने का प्रण है। ये विश्लेषण नंबर 1 होगा। वैसे LAC पर भारत के आक्रामक रुख से चीन थोड़ा दबाव में है और अब उसने भारत को उपदेश देना शुरू कर दिया है। चीन का उपदेश यह है कि जो हुआ सो हुआ, भारत संबंधों में दूरदृष्टि बनाए रखे, यानी शांति और सौहार्द से काम ले। लेकिन भारत का फोकस इस बात पर है कि दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले चीन को अपनी हरकतों पर गौर करना होगा। भारत चीन पर दबाव बढ़ाकर उसे LAC पर और पीछे धकेलना चाहता है। LAC पर भारत की सैन्य शक्ति कैसे वीर रथ से भरी हुई है और उसने चीन को किस तरह से ज्ञान बांटने पर मजबूर कर दिया है, यह आपको देखना चाहिए। इसके अलावा कोरोना काल में चल रही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला स्वतंत्रता दिवस होगा। 1947 में भारत आजाद हुआ था। पहले स्वतंत्रता दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, मास्क नहीं थे, लेकिन इस बार 15 अगस्त पर होने वाला आजादी का उत्सव बहुत बदला हुआ होगा। हालांकि 1947 हो या 2020, एक चीज कभी नहीं बदलेगी और वो है देशभक्ति की भावना। इसके अलावा आज की एक ट्रेंडिंग खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी अपने पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके पहले यह रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था, जो 2268 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। और आज आपके काम की भी खबर आपको बताएंगे। भारत के टैक्स सिस्टम में बदलाव की घोषणा हुई है। इससे आप पर क्या पड़ेगा असर, यह आपको जानना चाहिए। आपको बताएंगे कि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को क्या सहूलियतें मिलेंगी, क्या पुरस्कार मिलेगा। तो ये तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। भारत ने ठान लिया है कि वो सरहद पर गुस्ताखी करने वाले दोनों पड़ोसी मुल्कों को कायदे से सबक सिखाएगा। इसीलिए एक तरफ चीन की हर हरकत का लद्दाख में जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए वेस्टर्न एयर कमांड पूरी तरह से मुस्तैद है। आज वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने न सिर्फ वेस्टर्न एयर कमांड का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया, बल्कि उन्होंने लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाकर चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है कि जरा सी हरकत की तो भारत एक्शन ले लेगा। गरजता हुआ MiG-21 लड़ाकू विमान और उस पर वायुसेना चीफ RS भदौरिया की उड़ान। ये बताती है कि दुश्मनों के खिलाफ भारत के जवान विजय का प्रतिमान गढ़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। भारतीय वायुसेना चीफ की ये उड़ान संदेश है उन मुल्कों के लिए जिन्होंने भ्रम पाल लिया है कि भारत से टकराकर वो बचकर निकल जाएंगे। वायुसेना चीफ की MiG-21 बाइसन में उड़ान भरते हुए ये तस्वीर तो एक है, मगर सबक 2 मुल्कों को है, चेतावनी 2 मुल्कों को है, सीधा संदेश पाकिस्तान और चीन को है कि भले ही चीन से तनाव लद्दाख में हो, मगर हर बेस पर भारत की आन बान और शान बनकर तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं। चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अगर साजिश का रेशा भी बुना तो वो उनके गले का फंदा बनने में देर नहीं लगेगी। इस पूरी कड़ी को तस्वीरों के जरिए समझिए, पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। वायुसेना चीफ वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे पर थे। वायुसेना चीफ ने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। आरकेएस भदौरिया ने खुद जाकर फाइटर जेट्स की तैनाती की समीक्षा की। MiG-21 बाइसर फाइटर जेट उड़ाकर दुश्मन को सीधा संदेश दिया।
इस समय जो स्थिति है भारत की, हमारे एक तरफ चीन के साथ हमारी तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वेस्ट में पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। इस मौके पर जब एयर चीफ फ्लाई करते हैं तो वो कोई दुश्मन को ऐसे दिखाने की बात नहीं है, पर अपने आप मैसेज जाता है कि भारतीय एयरफोर्स की तत्परता, उसके जो हौसले, उसका मोराल और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की हरकत चीन ने लद्दाख में की है और जिस तरह से चीन की साजिशों में पाकिस्तान शामिल रहा है, उसने भारत की इस इच्छा शक्ति को और मजबूत कर दिया है कि दोनों देशों की बातों पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वायुसेना के सबसे भरोसेमंद MiG-21 लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है। MiG-21 लड़ाकू विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी नाकाम किया था और इस वक्त वायुसेना प्रमुख का दौरा और इस लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने से संदेश साफ है कि भारतीय वायुसेना का हर लड़ाकू विमान चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चलें कि वायुसेना चीफ के इस वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह ये कि अगर चीन ने सरहद पर किसी तरह की साजिश रची तो इस एयर कमांड का किरदार काफी अहम होगा, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी वजह है पाकिस्तान को संदेश देना, क्योंकि जब से चीन और भारत के बीच सरहद पर तनाव बढ़ा है, तब से पाकिस्तान चीन से मिलकर भारत को अशांत करने की साजिशों में जुटा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कश्मीर का वही पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्ड चलाया। ऐसे में इमरान खान और शी जिनपिंग के बीच हुई बातों को भारत ने गंभीरता से लिया है। वेस्टर्न एयर कमांड पर वायुसेना की तैयारी पाकिस्तान को ये बताती रहेगी कि भारत से टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्रंटलाइन बॉर्डर्स पे जो हमारे पायलट्स तत्पर बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हुए हैं किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए, उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है जब चीफ उनके बीच में जाकर उड़ान भरता है। वेस्टर्न एयर कमांड इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि राफेल की पूरी खेप आने के बाद एक स्क्वाड्रन की तैनाती इसी कमांड पर होगी। इसी कमांड पर 16 राफेल विमान तैनात किए जाएंगे। इनका जो वेस्टर्न फ्रंट में जाके आज उड़ान भरना पूरे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गर्व की बात है और सभी इससे बहुत खुश हैं और सभी इससे बहुत चार्ज अप हैं और इसी तरह इसको देखना चाहिए। एयर चीफ हर इम्पोर्टेंट एयरबेस में अपने सालाना एनुअल विजिट में जाते रहते हैं और वहां जब जाते हैं तो फ्लाइंग करते हैं, जिसकी वजह से एक स्क्वाड्रन की इज्जत भी बढ़ जाती है। मतलब साफ है कि भारत को आंख दिखाना तो दूर, भारत की ओर आंख दिखाने की सोचने वालों की भी खैर नहीं। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बहुत अनुभवी पायलट हैं। इसके पहले उनके राफेल, मिराज, सुखोई और तेजस उड़ाने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। उनके पास 4270 घंटे का उड़ान का अनुभव है, वो भी किसी एक तरह के विमान पर नहीं बल्कि 27 प्रकार के विमानों पर। आरकेएस भदौरिया एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं। इसीलिए उन्होंने खुद MiG-21 बाइसन को उड़ाकर एक लीडर की तरह दुश्मन को संदेश दिया है। सत्ताईस तरह के विमान उड़ाने का अनुभव जिस शख्स के पास हो और जो लीड कर रहा हो, उसका मैसेज कितना दूर तलक जाएगा, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 4270 घंटे का उड़ान का अनुभव है। बेहद अनुभवी पायलट हैं आरकेएस भदौरिया और यकीनन आज जिस तरह से उन्होंने उड़ान भरी है उसका बड़ा संदेश चीन को मिल गया होगा। वहीं चीन लगातार अपनी रणनीति बदलता रहता है। कभी धोखेबाजी से हमला कर देता है, कभी चुपचाप जमीन हड़प लेता है, तो कभी उपदेश देने लगता है। लद्दाख सीमा पर सैकड़ों चालबाजियां करने के बाद भी जब चीन की नहीं चली तो वो भारत को उपदेश देने लगा। चीन के राजदूत और दूतावास के प्रवक्ता ने भारत के लिए उपदेश झाड़ने वाले लेख लिखे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट की है। इन्हें देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा
कि जब चीन की हेकड़ी निकल गई तो वो एकदम दार्शनिक मुद्रा में आ गया और अरस्तु की तरह उपदेश देने लगा। अरस्तु का नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक और उपदेशक थे और चीन अब उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा है। अच्छा हुआ नहीं रहे अरस्तु, वरना चीन जैसे देश को उपदेशक बनते देख पता नहीं क्या सोचते। पूरी दुनिया में अपनी बेईमानी के लिए बदनाम हो चुका चीन अब उपदेशक बन गया है। सरहद पर चीन की सारी चालबाजियां, सारी कारस्तानियां, सारी साजिशें जब जड़ से उखाड़ के फेंक दी गईं, तो चीन अरस्तु बनने की कोशिश कर रहा है। सुनने में अजीब भले ही लगे आपको, मगर सच यही है कि डरा हुआ चीन अब उपदेश देने लगा है। कल तक सरहद पर भारत से आंखें तरीरने वाले चीन के ज्ञान का सागर भारत के सामने हिलोरे मार रहा है। चीन के उपदेश जैसे बयान को सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ड्रैगन का डंक भारत के सामने निष्फल हो गया है और ड्रैगन पस्त हो चुका है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक ट्वीट किया। उम्मीद है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सीमा पर स्थिति और जटिल हो। चीन उम्मीद करता है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करेगा। चीन के राजदूत ने चीन का पक्ष सामने रखा है। इस वक्तव्य में हमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। एक राजदूत अपने देश का ही पक्ष सामने रखेगा। भारत का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है और चीन ने हमारी सीमा पर कई ठिकानों पर अंदर आने की कोशिश करी है और हम बातचीत के द्वारा यह चाहते हैं कि चीन उसी जगह पर वापस लौट जाए जहां पर अप्रैल 2020 में था। चीन को एकाएक शांति के संदेश और उपदेश इसलिए सूझ रहे हैं क्योंकि भारत लगातार एक्शन वाले तेवर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन पर भारत लगातार निशाना लगा रहा है। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। भारत के इन तेवरों ने चीन की भाषा बदल दी है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है, सुनिए। भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद और सीमा पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दोनों देशों और उनके नेताओं शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय साझेदारी की दूरदृष्टि से हमें भटकना नहीं चाहिए। जो चीन कहता है और जो चीन करता है उसमें फर्क है और वो फर्क नजर आ रहा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चीन के ऐसे कह करके बातचीत में लगा करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे और हम लोगों को ना करने दे, ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है, सक्षम भारत है, सक्षम फौज। इधर चीन उपदेशक जरूर बन गया, मगर भारत हर मोर्चे पर चीन को पस्त करने की तैयारी कर रहा है। तनाव के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर बने हालात की चर्चा की। विक्रम मिस्त्री कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधिकारी ली यू जियानचाओ से मिले। आपको बता दें कि ली यू जियानचाओ अपनी पार्टी में विदेश मामलों को देखने वाली संस्था के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। जाहिर सी बात है कि भारत हर उस कील कांटे को दुरुस्त कर रहा है जो चीन ने उसके रास्ते में रखे हैं। सच ये है कि चीन जिद पर अड़ा जरूर है, मगर उसका हिसाब किताब गड़बड़ाने लगा है। चीनी सेना ने गलवान घाटी के कुछ कैंपों को तो खाली कर दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो चीन को करना है और चीन के वादे कच्चे धागों के समान हैं। चीन ने अभी फिंगर क्षेत्र, पेंगोंग झील, गोगरा और देपसांग इलाके को खाली नहीं किया है। भारत लगातार कह रहा है कि चीन वापस फिंगर 8 तक जाए। अब चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। शायद उसने सोचा होगा कि उसकी धमकियां भारत पर असर करेंगी, मगर उसका दांव उल्टा पड़ गया। अब जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है तो अपनी बेइज्जती कराने के बजाय चीन उपदेशक बन रहा है। चीन के राजदूत भारत को नसीहत पर नसीहत देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन बौखलाया हुआ है भारत के आर्थिक फैसलों को लेकर। चीन को ये याद रखना होगा, जब तक चीन की सेना पीछे नहीं हटती तब तक भारत के आर्थिक फैसले ऐसे ही चीन के खिलाफ होते रहेंगे। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक।
अब आपको यह बताते हैं कि चीन अचानक उपदेश देने की मुद्रा में क्यों आ गया। जमीन हड़पने के लिए दूसरों से लड़ाई करने वाला देश अचानक दार्शनिक बनकर शांति और सौहार्द की बातें क्यों करने लगा। इसके पीछे है शक्ति का नियम, और वो ये कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, शक्ति के बिना शांति की बात नहीं हो सकती। भारत के आक्रामक तेवरों ने चीन को शांति की बातें करने पर कर दिया मजबूर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बात तो समझ गए होंगे, और वो ये कि जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दिल खोल कर मिलाता है, लेकिन जब कोई धोखे की बोली बोले तो सेना को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगता, हिसाब तुरंत बराबर किया जाता है। चीन के ना चाहते हुए भी लेह से दौलत बेग ओल्डी की सड़क तेजी से बन रही है। चीन बौखलाहट में एलएसी का अतिक्रमण कर रहा है, पर भारत ने साफ कर दिया है, और वो ये है कि चीन को अप्रैल की पोजीशन पर हर हाल में वापस लौटना होगा। चीन को जवाब देने के लिए सेना ने क्या रणनीति बनाई है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन तैयारी ऐसी है कि चीन कोई हिमाकत नहीं कर सकता। चीन पर दबाव बनाने के लिए एलएसी के पास 35 से 40 हजार भारतीय थल सेना के जवान पोजीशन लिए हुए हैं। सेना के स्पेशल कमांडो की खास तैनाती है। इनकी खासियत है कि लगभग हर वक्त किसी भी मिशन के लिए तैयार रहते हैं। एलएसी के पास M777 होवित्जर तोप भी लगाई गई है। दुश्मन के इलाके में तबाही वाले बवंडर फैलाने में ये काफी है। होवित्जर तोप की मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर है, और ये अपनी रेंज में सटीक निशाना साध सकती है। भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने अभी फिलहाल में ऐसे 2 LCH का टेस्टिंग लद्दाख रीजन में किया है। ये दोनों जो थे ये प्रोटोटाइप्स थे एक्चुअली। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के कुछ और LCH HAL भारतीय वायुसेना को निर्माण करके देगा। अब ये जो LCH है, यह आत्मनिर्भर भारत बनने के भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसकी पहल का पहला ये एक श्रृंखला का पहली कड़ी है। भारत के T-90 टैंक चीन के हल्के टैंकों की हवा निकाल देंगे। वैसे भी मेड इन चाइना टैंकों की हालत अच्छी नहीं है। कभी अचानक उनका इंजन फेल हो जाता है, तो कभी चलते चलते इनका पहिया बाहर निकल जाता है। चीन की सेना लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाके में बहुत दिनों तक मोर्चे पर नहीं रह सकती। उसकी वायुसेना ऊंचाई वाले इलाके में लड़ने में कमजोर है, और राफेल के आने के बाद तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। वायुसेना की अपाचे हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पैदल सेना को हर मदद देने की क्षमता रखते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से इलाके में कोई भी मूवमेंट आसान है। चिनूक से न सिर्फ जवानों को बल्कि M777 होवित्जर तोप तक को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को अब 100 दिन हो चुके हैं, और अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं आया है जिससे कहा जा सकता है कि स्थिति वापस नियंत्रण में आ गई है। इसके चलते दोनों तरफ से सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है, और भारतीय सेना अब पूरी तरह से सर्दी की तैनाती की तैयारी शुरू कर चुकी है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो राफेल से लेकर MiG-29 और एयरफोर्स की शान सुखोई 30 इलाके की लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर दिन लड़ाकू विमान लद्दाख के आसमान में गश्त पर निकलते हैं। चीन की किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब दिया जा सकता है। ये तैयारी जरूरी है, क्योंकि एलएसी के पार चीन ने भारी सैन्य जमावड़ा किया हुआ है। चीन के सैनिक दौलत बेग ओल्डी से गलवान और पेंगोंगत्सो तक के इलाके में तैनात हैं। चीन चाहता है कि भारत उसके दबाव में बिखर जाए, लेकिन भारत का रुख आक्रामक है, इसलिए अब चीन के राजदूत उपदेश देते घूम रहे हैं। अभिषेक बल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भय बिन होई न प्रीति, और इसी वजह से चीन का उपदेश इस रिपोर्ट में देख लिया आपने। आगे बढ़ते हुए आज की कुछ और बड़ी खबरों पर आपको करेंगे खबरदार। आपको बता दें, कोरोना की वजह से इस बार लाल किले पर
स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अलग होने वाला है। इस जश्न में पूरा देश शामिल होगा। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को फहराएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें कुछ सावधानियां बरती जाएंगी। हम आपको इस तैयारी की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले आज लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारी के लिए हुए फुल ड्रेस रिहर्सल के बारे में आपको बताते हैं। इस रिहर्सल में तीनों सेनाओं के अलावा दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हिस्सा लिया है। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इसमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी होंगे। कोरोना की वजह से ये जवान 4 लाइनों में खड़े होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में वही जवान मौजूद हों जिनके कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए हैं। आज बारिश के बीच लाल किले पर ड्रेस रिहर्सल कैसे हुई, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। जा रहे थे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। बारिश के बीच न उनके कदम डगमगाए, न बैंड की धुन बदली, हर कदम नपा तुला, सब कुछ लयबद्ध अंदाज में। एक एक चीज का बारीकी से अभ्यास किया गया। कैसे प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले के पास पहुंचेगा, कहां प्रधानमंत्री की कार रुकेगी, कहां सुरक्षा बल तैनात होंगे, पीएम के साथ कौन होगा, कौन उनको रिसीव करेगा। बारिश की परवाह किए बगैर एनसीसी कैडेट्स भी अपनी पोजीशन पर थे। इस बार बच्चों की जगह एनसीसी कैडेट लाल किले में होंगे। देखिए, हमारी जानकारी के हिसाब से स्कूली बच्चे इस बार नहीं आ रहे हैं। 500 एनसीसी के कैडेट्स हैं जो बच्चों की जगह आएंगे। प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे तो तीनों सेनाओं की टुकड़ी झंडे को सलामी देगी। समारोह में कोरोना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। दर्शक दीर्घा पर भी गौर कर लीजिए। कुर्सियों के बीच 2 गज की दूरी के फॉर्मूले का पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का ये पहला मौका है, लिहाजा चुनौती बड़ी है। आजादी के उत्सव की भव्यता भी कम न हो, कोरोना के जंग में कोई लापरवाही भी न हो। कोरोना महामारी की वजह से 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई अहम बदलाव किए गए हैं। जहां वीआईपी मेहमानों की संख्या को कम किया गया है, वहीं पर इस बार रक्षा सचिव के बजाय सीडीएस जनरल बिपिन रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जहां वीआईपी मेहमानों की संख्या को कम किया गया है, वहीं कार्यक्रम की अवधि और परंपरा को पूरी तरह से बनाए रखा गया है। हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले में भव्य तैयारी चल रही है, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार है, लिहाजा हर कदम पर कोरोना का असर देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ओपन पास जारी नहीं किए जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए ज्यादा भीड़ लगाने से भी मना कर दिया गया है। इस साल बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। समारोह में शामिल हर कुर्सी के बीच 6 फीट की दूरी होगी। लाल किले में दोनों तरफ कुल मिलाकर करीब 150 गेस्ट होंगे।
इससे पहले यहां 300 से 500 मेहमान बिठाए जाते थे। वीआईपी गेस्ट में पत्नियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। पहली बार रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि सीडीएस प्रधानमंत्री को रिसीव करने जाएंगे। आप कह सकते हैं कि यह सोशल डिस्टेंसिंग वाला स्वतंत्रता दिवस होगा और सबकी उम्मीद यही होगी कि अगले स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत इस महामारी के संक्रमण से पूरी तरह से उबर जाए। लेकिन इस बार 15 अगस्त को दृश्य थोड़ा बदला हुआ होगा। भव्यता में तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन कोरोना की छाया हर जगह महसूस की जाएगी। 2 गज की दूरी जरूरी है और वो समारोह के दौरान हर जगह दिखेगी। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तैयारी दिखाते हैं। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने सुरक्षित दूरी पर कुर्सियां सजाई गई हैं। हर कुर्सी के बीच 2 गज की दूरी तय की गई है। दर्शक दीर्घा में हर साल के मुकाबले भीड़ बेहद कम होगी। 25,000 की जगह इस बार 5,000 लोगों को ही बुलाया जा रहा है। जो गणमान्य इस आजादी के उत्सव में शामिल होंगे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वीआईपी लिस्ट को भी छोटा किया गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार आमंत्रित लोगों की संख्या में काफी कमी होगी। जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है कि मास्क पहने तो सबके लिए कंपलसरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, इस बार जो नंबर ऑफ गेस्ट है वो इसी तरीके से डिसाइड किया गया है कि सबके बीच में 6 गज की दूरी मेंटेन कर सके। जो चेयर्स हैं उसी डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे। सैनिटाइजर का भी इंतजाम होगा और जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उस पे इन चीजों के लिए खास। हर साल 1000 के करीब स्कूली बच्चे समारोह में शामिल होते थे, लेकिन इस बार स्कूली बच्चों को बुलाया ही नहीं गया है और बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट्स समारोह में होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर, जो 2 गज की दूरी है उसको ध्यान में रखकर आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक निश्चित दूरी, उसके पैटर्न को फॉलो किया गया है। पूरा 2 गज आप देख सकते हैं। जो आगे पीछे की लेन है या साइड में जो कुर्सियां हैं, पूरा 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा में लगे तमाम जवान, चाहे वो पुलिस के हों या अर्धसैनिक बलों के, मास्क में दिखाई देंगे। इसके अलावा संभव है कि कई पुलिसकर्मी पीपीई किट और फेस शील्ड में भी दिखाई पड़े। जिन जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देने की जिम्मेदारी है, वो पिछले 14 दिन से क्वारंटीन किए गए हैं। जाहिर है कि एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है जश्न आजादी के मौके पर, तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जश्न आजादी का ये मौका कहीं कोरोना के संक्रमण को आगे दावत ना दे। और इसीलिए इन दोहरी चुनौतियों को लेकर तमाम एजेंसियां लाल किले पर चाक चौकस हैं। कोरोना को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। कुछ सावधानियों पर गौर कीजिए। लाल किले पर पीएम द्वारा ध्वजारोहण की रस्सी हैंडल करने वाली सैन्य महिला अफसर का कोरोना टेस्ट किया गया है। यही नहीं, लाल किले में 15 अगस्त तैयारी से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों का रैपिड टेस्ट भी पिछले दिनों लाल किले के अंदर किया गया। 15 अगस्त के लिए जब से लाल किले में परेड की रिहर्सल शुरू हुई है, रिहर्सल में शामिल होने वाले तमाम पुलिसकर्मियों, सेना के जवानों को बाकायदा क्वारंटीन किया गया है। 1 अगस्त से उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। उन सभी को हिदायत दी गई है कि वो सभी लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें। सुरक्षा की बात करें तो पूरा लाल किला पहरे में है। आम लोगों के लिए किले को बंद कर दिया गया है। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विशेष मचान बनाए गए हैं जहां सुरक्षा कर्मियों के दस्ते तैनात रहेंगे। हर एंट्री गेट पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। पैराग्लाइडर्स, ड्रोन और दूसरे उड़ने वाले उपकरणों के लाल किले के आसपास उड़ने पर पाबंदी है। इस बार वायरस से भी बचना है, इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए हर कोई मास्क पहनेगा। कोविड-19 को देखते हुए हमने मास्क और सोशल डिस्टेंस सब बनाए हुए हैं और ड्यूटियां भी इसी तरह लगाई हुई है। लाल किला पहुंचने वाले दर्शकों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा गया है कि 2 हफ्ते में कोविड-19 के लक्षण अगर महसूस हुए हैं तो लाल किले पर न आए। एंट्री और एग्जिट गेट पर कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। इस बार ना दिखने वाले दुश्मन यानी कोरोना वायरस से बचने के तमाम उपाय किए गए हैं। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इस बार बहुत कुछ बदला सा आपको नजर आने वाला है। लेकिन अगर 1947 की तस्वीरों को इस दौर के साथ जोड़कर देखें तो 1947 के स्वतंत्रता दिवस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और लोगों ने मास्क भी नहीं पहने थे। लेकिन 73 साल के बाद 2020 में स्वतंत्रता दिवस पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाई देगी और मास्क भी पहने हुए लोग नजर आएंगे।
आजादी का उत्सव मनाने वाले इस दिवस पर एक संकल्प कोरोना से आजादी का भी होगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें 1947 साल 2020 की, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला बदला सा आपको नजर आएगा। स्वतंत्रता दिवस पर जब पूरा देश जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, ठीक उसी वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन के गुरुवत पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी दी है। इसने कहा है कि जो शख्स ये काम करेगा उसे $1.25 लाख का इनाम दिया जाएगा। हालांकि आईबी के अलर्ट के बाद लाल किले और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल ही में गुरुपंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिल्ली को खालिस्तान बनाने की बात कही गई थी। हमारे पास इस व्यक्ति का पोस्टर और वीडियो भी है, लेकिन ऐसी देश विरोधी ताकतों को हवा देने वाली कोई भी सामग्री हम आपको नहीं दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को छू लिया है। इसी के साथ सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के मामले में वो चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। इसके पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने तीनों कार्यकाल को मिलाकर 2268 दिन तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को पीछे छोड़ चुका है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपना 7वां स्वतंत्रता दिवस का भाषण देंगे। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खाते में कई उपलब्धियां तो कुछ नाकामी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता कार्यक्रम लॉन्च किया तो यूएन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कराई। बीते 6 साल में मोदी ने जनधन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जीएसटी, नोटबंदी, आयुष्मान और किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे स्कीम को लागू किया। सैनिकों के बीच दिवाली हो या उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के फैसले हों, आर्टिकल 370 खत्म करना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो या राम मंदिर का भूमि पूजन हो, मोदी के कार्यकाल में कई बड़े मौके आए हैं। आज ये रिकॉर्ड बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए एक नए प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी का मौजूदा कार्यकाल मई 2024 तक है। वैसे सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 16 साल 286 दिन पीएम रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिनों तक प्रधानमंत्री रही हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल और 4 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान रहे। लेकिन अब आरएसएस प्रचारक से बीजेपी के महासचिव और फिर गुजरात के सीएम और उसके बाद प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे नरेंद्र मोदी का करियर बुलंदियों पर है। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। तो चलिए, ये तो बात की हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जुड़ी हुई उपलब्धियों की, और अब आगे बढ़ते हुए बात देश के आम करदाताओं के लिए एक जरूरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के नाम एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इसे सरकार ने नाम दिया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ईमानदारी से कर चुकाने वाले नागरिकों के लिए टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक सीमलेस यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी कि टेक्नोलॉजी से लेकर नियम सब कुछ आसान हो। लेकिन फेसलेस टैक्स व्यवस्था के मायने क्या हैं? इसे ही आम नागरिकों को समझने की जरूरत है, जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। फेसलेस असेसमेंट का अर्थ है कि करदाता को कर जमा करने की प्रक्रिया में किसी अधिकारी से मिलने की या आयकर कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। फेसलेस असेसमेंट में अब कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन सा अधिकारी करेगा। असेसमेंट की समीक्षा भी किस अधिकारी के पास जाएगी, ये किसी को पता नहीं होगा। रिव्यू आदेश का ड्राफ्ट एक शहर में, दूसरे शहर में समीक्षा और तीसरे शहर में इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का एक डॉक्यूमेंट
आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। इसके अलावा इस नए सिस्टम में असेसमेंट के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। यानी पहले उसी क्षेत्र का कर अधिकारी असेसमेंट करता था जहां का वो मामला होता था, लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं के भी मामले की जांच कर सकता है। अपवाद के तौर पर कुछ मामले इस नई व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे। गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर मामले, कालाधन अधिनियम और बेनामी संपत्ति जैसे मामलों की जांच अलग से की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्स पेयर्स चार्टर लाने का ऐलान किया था। अभी तक सिर्फ 3 देशों अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसी कर व्यवस्था लागू है। इस नई व्यवस्था के तहत जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही है, उसके तहत आम करदाता को ईमानदार माना जाएगा। पूरी व्यवस्थित और सटीक जानकारी करदाता को मिलेगी। करदाताओं की गोपनीयता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज ये भी तो कहा होता है ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर्स की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैक्स व्यवस्था को लेकर जो बड़ी बातें कही वो आपने सुन ली। आगे बढ़ते हुए खबरदार में अब बात दिल्ली की बारिश की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में जरा सी बारिश होती है और पूरा शहर पानी पानी हो जाता है, लेकिन हमारा सिस्टम राजधानी के इस हाल पर पानी पानी नहीं होता। आज भी दिल्ली में बारिश हुई है और शहर का क्या हाल हुआ है वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए और सोचिए भी कि केंद्र और राज्य के झगड़े के बीच आम दिल्ली वाले कब तक इस राजनीति का शिकार होते रहेंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने दिल्ली की दुर्गति कर दी है और दिल्ली वाले उसमें डूब कर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए वादे तो लंबे चौड़े किए जाते हैं। दिल्ली को लंदन की तरह बना देंगे, दिल्ली को पेरिस की तरह चमका देंगे, लेकिन सारे वादे और दावे एक ही बारिश में धुल जाते हैं। 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसको। इसी जलजमाव में अटका है दिल्ली का विकास। तलाश लीजिए इसी सैलाब में तैरते वो वादे भी मिल जाएंगे जो कहते थे कि हम मानसून के लिए तैयार हैं। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली के दरिया बनने की तस्वीरें आज की। दिल्ली के अंडरपास का तो हाल पूछिए ही नहीं। कहीं बस फंस गई, कहीं कार। देखते ही देखते अंडरपास सैलाब बन गए। जो भी गुजरा डूबने लगा। तुगलकाबाद अंडरपास में एक बस फंस गई। बस की सवारियां तो जैसे तैसे बाहर आ गई। बस जाम हो गई। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालने की तैयारी की गई और धीरे धीरे बस को यूं बाहर खींचा गया। और अब तुगलकाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। देश की राजधानी में बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। अकेला बैल इतने सवारियों का बोझ उठा नहीं सका। ये दिल्ली का जखीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए जलजमाव से इस अंडरपास की हालत क्या हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्का देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया।
मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। इसी अंडरपास में ये ऑटो भी फंसा है और डीटीसी बस की भी शामत आ गई। दिल्ली के रिंग रोड की हालत भी देख लीजिए, सड़कें सैलाब बनी हुई हैं। जिधर देखो दिल्ली वाले दरिया बनी दिल्ली में जैसे गोते लगा रहे हैं। बारिश में दिल्ली कैसे दरिया बन जाती है ये आपके सामने है। हालात क्यों नहीं सुधरते उसकी वजह भी जान लीजिए। नगर निगम में दशकों से काबिज भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। सारा पैसा जो नगर निगम को दिया जाता है वो खा जाती है। नगर निगम सहयोग की दृष्टि से आपका हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार रवैया के कारण आज दिल्ली पानी से जल भराव से त्राही कर रही है। बारिश में न सिर्फ दिल्ली डूबती है बल्कि लोगों को ट्रैफिक में तगड़ा फंसाती है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया तो सरिता विहार से आईटीओ तक ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। दिल्ली में समस्याएं विकट हैं, लेकिन यहाँ समाधान नहीं बल्कि सियासत पहले होती है। आज तक नहीं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में जलभराव के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल पर हमने जब रिसर्च किया तो पता लगा कि दिल्ली में नालियों और सड़कों के देखरेख के लिए 17 एजेंसियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जिम्मेदार हैं। वैसे 98% दिल्ली की जिम्मेदारी तीनों एमसीडी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी एमसीडी की है। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि एमसीडी का काम दिल्ली सरकार के विभागों के कामकाज से जुड़ा हुआ है। 60 फीट चौड़ी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। इसके अलावा अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की जिम्मेदारी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की है। इसके अलावा दिल्ली में 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। दिल्ली में जो अन्य एजेंसियां जिम्मेदार हैं उनमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली और एनडीएमसी जैसी संस्थाएं अलग अलग जिम्मेदारियां उठाती हैं। बात दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की भी कर लेते हैं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 44 साल पुराने प्लान पर चल रहा है। पिछला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बना था। 1976 में दिल्ली की आबादी 41 लाख थी। 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 70 लाख थी। जी, 9 साल पहले दिल्ली की आबादी 44 साल पहले की स्थिति के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम बदला नहीं है। 2018 में आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि चौगुनी आबादी पर पुराना ड्रेनेज सिस्टम मौजूदा जलभराव की समस्या के लिए जिम्मेदार है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। अगर इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया तो स्थिति खराब हो सकती है। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का हाल यह है तो बरसात में दिल्ली किसके भरोसे है, ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। तकरीबन 5 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली सरकार ने माना था कि दिल्ली के 201 में से 44 नाले गायब हैं। इन नालों पर घर और सड़क बनने का अंदेशा है। दिल्ली में बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं उत्तर पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण पूर्व दिल्ली। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाजपत नगर से आश्रम जाने में सामान्य दिनों के 30 मिनट के मुकाबले बरसात के दिनों में 90 मिनट लगते हैं।